नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़ें और अपनी राय रखें क्योंकि ये महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर। बड़ा सवाल क्या लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के महत्वपूर्ण मुद्दे कौन होंगे? क्योंकि देखिए बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर लगातार आप देखते हैं राजनीतिक गलियारों में चर्चा तो होती है और वहां की जो जनता है बखूबी राजनीतिक जो कहते हैं ना हवा उसको बहुत अच्छे से समझ जाती है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। देवजानी मित्रा जुड़ चुकी हैं जो कि प्रवक्ता आरएलजेपी से हैं, अखिलेश सिंह बीजेपी प्रवक्ता, अरुण कुमार आरजेडी प्रवक्ता, राम पुकार सिन्हा जुड़ चुके हैं जो कि प्रवक्ता राष्ट्रीय लोक जनता दल से। वहीं कुछ देर में हमारे सहयोगी सौरभ कुमार भी जुड़ जाएंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत-बहुत स्वागत है। देखिए देवजानी मित्रा जी बड़ा सवाल ये उठता है बिहार की जब हम बात करते हैं कई बार हम लोगों ने मुद्दे उठाए जो कि वाकई एक मुद्दा इसलिए होता है क्योंकि वहां की जनता को क्या चाहिए इसमें तो कोई दो राय नहीं चाहे जिसकी भी सरकार आए जनता को विकास चाहिए रोजगार चाहिए। क्या इस बार के चुनाव में ये मुद्दा सर्वोपरि रहेगा या मुद्दे से भटक दिया जाएगा? देखिए, जिस ढंग से बिहार में जातीय जनगणना बोलिए और एजुकेशन सिस्टम को लेकर हम लोग बार-बार इस बारे पे इतनी बार चर्चा कर चुके हैं। इससे इतना तो साबित है कि भई लोग अभी भी वो पुराने रीति-रिवाज के अनुसार जिसमें कास्टिज़्म हो, जिसमें वोटों की जब वोट हम्म। बने आपकी जब लोग देंगे, तो इतने परसेंट दलित, इतने परसेंट ये, इतने परसेंट वो, वही समीकरण पे लोग फिर से हमारे अभी की जो सरकार है फिलहाल उसी पे गिनना चाह रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ बिहार के 45 टू 55% जो युवाएँ हैं, महिलाएँ हैं, उनको हम्म। कोई मतलब हम्म। नहीं है कि भई आप कौन से जो क्या कहते हैं कास्ट से आते हो। उनको सिर्फ़ एक मतलब है कि भाई मुझे नौकरी मिली कि नहीं, यहाँ पे रोज़गार का हम्म। साधन है कि नहीं, इंडस्ट्री है कि हम्म। नहीं, लोग यहाँ पे रुक के पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, बाहर जाके आपके मुंबई, दिल्ली, गुजरात अलग-अलग जगह जाके अपने घर परिवार को छोड़ के जाके नौकरी करने की नौबत क्यों आ रही है? तो मुझे लगता है कि इस बार की जो लोकसभा चुनाव होगा, उसमें द इम्पोर्टेंट पार्ट हैज़ टू बी डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। अगर इन दोनों चीज़ों पे अगर लोग चाह के भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि इस वक़्त 21वीं सदी में जितनी भी युवा हैं, उनको सही में कोई मतलब नहीं है कि आप दलित हो, क्या महादलित हो, क्या भूमिहार हो, क्या राजपूत हो, बिल्कुल क्या क्योंकि पटेल हो। एक कहते हैं ना कि रोजगार होगा उसके बाद ही तो आप इन चीजों से आगे करेक्ट, निकल पाएंगे। रोजगार एक बिल्कुल, बहुत बड़ी बिल्कुल, बात है। अखिलेश सिंह जी भी बिल्कुल। हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश सिंह जी स्वागत है आपका। जी, अखिलेश सिंह धन्यवाद। जी ललन सिंह तो ये कहते हैं कि मोदी आएंगे तो संविधान ही खत्म हो जाएगा, मोदी संविधान हो जाएगा। तो क्या बिहार के चुनावी मुद्दे फिर से वही संविधान? मेरा सवाल अभी पहला यही था कि युवा जो है बिहार की, मुझे याद है कोविड का जो वक्त था बहुत ही दुखद पूरे देश के लिए था। लेकिन बिहार के लिए जो तस्वीरें आई थी ना दिल दुख जा रहा था। क्या पलायन और रोजगार एक बहुत बड़ी मुद्दा और कह सकती हूँ मैं कि एक समस्या है जो सालों से चलते आ रहा है। क्या इस पर भी चुनाव केंद्रित रहेगा अखिलेश सिंह जी? देखिए, एक बात तो है कि बिहार के अंदर जो समस्याएँ हैं, वो समस्याएँ यथावत हैं। अब मैं ये वो समस्याएँ हर चुनाव में वो उन समस्याओं का ज़िक्र होता है, इसलिए उससे कोई किनारा नहीं कर सकता। रही बात ये है कि बिहार के अंदर अब ये लोग कह रहे हैं कि संविधान समाप्त हो जाएगा। संविधान कैसे हुँ, समाप्त हो जाएगा? इसका उनको थोड़ा-सा जानकारी देना चाहिए ललन सिंह जी को, कि भारतीय जनता हुँ, पार्टी 9 वर्षों से है। संविधान कहाँ हुँ, समाप्त हो गया है? भारतीय जनता पार्टी 9 वर्षों से केंद्र में है, देश के अंदर कई राज्यों में है, देश के कई राज्यों में हम राज्य के अंदर सरकारें चला रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा दिया गया जो संविधान है, उसी संविधान के आधार पर चला रहे हैं। और एक बात समझ लीजिए, वो संविधान ही है कि इस सरकार की रक्षा किए हुए है। वरना जिस प्रकार से बिहार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, बिहार के अंदर अब तो चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम भी एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। क्योंकि अगर रोजगार का सृजन चाहिए, अगर यहाँ शांति से विकास चाहिए, तो इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी तो बड़ी बीजेपी के बहुत लिए बड़ा एक इश्यू होता है। बड़ा मुद्दा लॉ एंड जी। ऑर्डर रहेगा इस 2024 के चुनाव में। अरुण कुमार जी, अ, संविधान कहा जा रहा है कि बदल दिया जाएगा अगर बीजेपी आती है और देखिए बीजेपी ने तो सीधे चैलेंज दे दिया हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा मुद्दा है चुनाव के लिए। देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी का जो एजेंडा है, बीजेपी निश्चित रूप से इस देश में संविधान को ध्वस्त करना चाहती है
और पिछले 9 साल में आप देखेंगे जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, उनका जो रवैया है, उनका जो नीति है, निश्चित रूप से उनके नीति से, उनके रवैये से, उनका जो कार्य करने का तरीका है, उससे हमारा देश का संविधान, लोकतंत्र लहूलुहान हुआ है। और इसलिए आज बहुत बड़ा सवाल है, जब देश में लोकतंत्र ही नहीं बचेगा, संविधान ही नहीं बचेगा, तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो सपना है, उस सपने को हर हाल में इंडिया गठबंधन पूरा नहीं होने देगा। और जिसके चलते आप देख रहे हैं पूरा देश का विपक्ष गोलबंद है। लगातार इंडिया गठबंधन एक से एक दल, सारे दल एकजुट हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि संविधान खत्म होने की कगार पर हो जाएगा 2024 में, जैसा कि इंडिया गठबंधन की तरफ से ये कहा जा रहा है, और अरुण कुमार जी एकदम दावे के साथ कह रहे हैं। अखिलेश सिंह जी, उसके बाद देवजानी जी से भी रिएक्शन लेंगे। सौरभ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी जी। अखिलेश सिंह जी जी, अब संविधान को तो कोई खतरा नहीं, संविधान अपनी जगह पर है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है, जिस संविधान के अंदर बिल्कुल, देखिए अब मेरा तो सवाल ये है ना, मैं तो देखिए अखिलेश सिंह जी आपने बात बोला, मैंने बातों का जवाब दे देता हूँ, मैं उनकी बातों का जवाब दे देता हूँ, बस 2-3 लाइन। तो संविधान तो खतरे में नहीं है, और इसलिए संविधान खतरे में नहीं है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चाहते थे कि देश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू हो। वो हम लागू कर रहे हैं, उनके सपने को साकार कर रहे हैं, और भी उनके सपनों को हमने साकार किया है। वो इसके खिलाफ है, लेकिन ये कहते थे कि भाजपा का जो सपना है वो पूरा नहीं होने देगा। तो भाजपा का सपना है दुनिया का सबसे ताकतवर देश भारत को बनाना, ये पूरा नहीं होने देंगे। भाजपा का सपना है कि हम युद्धक विमान और युद्ध के क्षेत्र में अपना मैन्युफैक्चरिंग को इतना आगे बढ़ाएंगे कि हम अपने यहाँ से हम निर्यात करेंगे, इस सपना को रोकेंगे। भाजपा का ये सपना है कि इस देश के अंदर सड़कों का जाल बिछे। भाजपा का यह सपना है कि हर गरीब को रोटी मिले। भाजपा का यह सपना था कि हर घर को बिजली मिले। भाजपा का यह सपना था कि हर व्यक्ति जी अखिलेश सिंह जी, बिल्कुल अखिलेश सिंह जी यहाँ पे, लेकिन बार बार विपक्ष की तरफ से दो लाइन बोलने का मौका दीजिए, 2 लाइन बोलने का मौका दीजिए जी। तो और इनका क्या सपना है? इनका सपना है कि लालू जी का कैसे संवर्धन हो। इनका सपना है तेजस्वी जी, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव, इनका सबका संवर्धन हो, और जरूरत पड़े तो रोहिणी आचार्य जी को भी ये क्या कहते हैं लेकर के सिंगापुर से ले आकर के उनका भी संवर्धन, और राजनीति में उनका कद, और फिर उनका घर भरे। ये उनका सपना है। तो सपनों में अंतर है। राम पुकार जी देखिए, ये अपने दलील, कोई कहता है कि वो आएगा तो संविधान चला जाएगा, एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर। राम पुकार जी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जनता को आखिर क्या चाहिए? देखिए क्या है ना, हम अपना सपना पूरा करेंगे, हम भारत को मजबूत बनाने का सपना पूरा करेंगे। राम पुकार लालू जी के परिवार को मजबूत बनाने का सपना पूरा कीजिए, जनता के सपने। राम पुकार जी, अखिलेश सिंह जी और अरुण जी, अभी आप अरुण जी अभी बाद में राम पुकार जी को बोलने दे। मैं कहूंगी एक एक करके बोलिए। देखिए ऐसे में ना अंजलि आनंद जी, अंजलि आनंद जी, देखिए जो इस बार 2024 का चुनाव होने वाला है, उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के सामने कोई विपक्ष का चेहरा नहीं है। इसलिए मैं आपको बतला दूं कि इस बार जो बिहार में चुनाव होने वाला है, एनडीए गठबंधन की 40 सीट इस बार एनडीए के झोली में जाने वाली है। कारण कि बिहार की जो स्थिति बनी हुई है, आपको मैं 3-4 दिन का आंकड़ा देना चाहता हूँ। 3 से 4 दिन में जितनी हत्या हुई है, बताइए, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है जिसकी हत्या अररिया में हो जाती है, विमल यादव जी का, एक वरिष्ठ पत्रकार दैनिक जागरण के है, और लोकतंत्र के रखवाले की जब हत्या हो जा रही है और बिहार का लॉ एंड ऑर्डर संभल नहीं रहा है, तो क्या होगा? अब बताइए, जो अपनी लेखनी से समाज की आवाज को, राष्ट्र की आवाज को लोग जनता तक पहुंचाता है, और उस व्यक्ति की हत्या अपराधियों द्वारा कर दिया जाता है। और तो और आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक सब इंस्पेक्टर की हत्या हो जाती है। अब बताइए, जो प्रशासन, बिहार के डीजीपी
बिहार के डीजीपी भट्टी जी हैं और उनका एक थानाध्यक्ष की हत्या हो जाती है, तो इस पर क्या प्रश्न उठाया जा सकता है? और हटाइए ना, कल की मैं बात दे रहा हूँ, चंपारण की एक बहुत बड़े RWD के ठेकेदार हैं और उसको दिन दहाड़े सुबह 6:30 बजे अपराधियों द्वारा गोलियों से भून दिया जाता है चकिया में। तो बिहार की तो स्थिति ऐसी बनती जा रही है कि लॉ एंड ऑर्डर को लगता है कि सरकार के हाथ में है ही नहीं। रामपुकार भाई, अपने जिले में जी। पिछले 4 दिनों में 3 हत्या हुई है। हाँ, वही तो हम एग्जांपल दे रहे हैं अखिलेश भाई। सौरभ, जैसा कि जिक्र हो रहा है और मैंने पहला ही सवाल ये किया था कि क्या इस बार बिहार की बात की जाए, अगर हम बिहार के संदर्भ से देखें, ठीक है रामपुकार जी, तो लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा रहेगा सौरभ, और एक रोजगार जो कि हम लोग हर बार चुनावी साल में बात करते हैं, और देखिए हर राजनीतिक दल अपने अपने दलील, अपने अपने वादे, अपने अपने दावे। सौरभ, वहां के युवा, वहां की जनता को आखिर क्या चाहिए, उनके लिए मुद्दा कौन सी प्राथमिकता है? जी बिल्कुल, अगर युवाओं की बात करें तो युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है, लेकिन सबसे बड़ी बात है निश्चित रूप से 2024 और 2025 का जो चुनाव होगा, खासकर अगर बिहार की बात करें तो 2024 का लोकसभा चुनाव जो होगा वो बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर ही होगा, क्योंकि आपको याद होगा कि अगर 15 साल यहाँ पर लालू प्रसाद यादव का अगर शासन रहा है तो जिस तरीके से ये हो रहा था कि बिहार में जंगल राज है, और उसके बाद 2005 में नीतीश कुमार आए थे, तो इस नाम पर ही आए थे कि बिहार में जंगल राज है, और नीतीश कुमार के आने के बाद उन्होंने हालांकि करके भी दिखाया और लोगों को लगा कि हमें जंगल राज से खात्मा मिला है। तो अब स्थिति बदल चुकी है, अब नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी के साथ नहीं है, नीतीश कुमार फिर से चले गए हैं लालू प्रसाद यादव के पास। तो ऐसे में बीजेपी के पास या एनडीए के पास सबसे बड़ा मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर का, और निश्चित रूप से मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अगर आप 1-2 महीने के आंकड़े को देखेंगे, चाहे पूरे बिहार का आंकड़ा हो या बिहार की राजधानी पटना का आंकड़ा हो, तो क्राइम रेट जो है वो काफी बढ़ा है। बेगूसराय में पिछले 4 दिनों में 3 हत्याएं हुई है, और सबसे बड़ी बात है कि हत्या का नेचर भी देखा जाता है, जिस तरीके से खुलेआम हत्याएं हो रही है, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में या आने वाले चुनाव में यह एक बड़ा मुद्दा बनेगा। बीजेपी के लोग बिहार के लोगों के सामने जाएंगे और उन्हें कहेंगे कि आप बताइए आपको कैसा शासन चाहिए, आपको फिर से वही जंगल राज चाहिए या आपको बीजेपी का शासन चाहिए? तो आने वाले दिनों में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मुद्दा उठाया आपने, लॉ एंड ऑर्डर, अखिलेश सिंह जी कहते हैं सौरभ, लेकिन एक सवाल तो ये भी है कि जब अभी 1 साल पहले बीजेपी के साथ ही सरकार थी, लेकिन क्या है ना, बिहार में कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा सुचारू नहीं चली। लेकिन एक बड़ी बात, क्योंकि चुनाव आ रहा है, जनता तो सत्ता पक्ष से ही सवाल पूछेगी और बीजेपी के पास एक बड़ा मुद्दा है। महत्वपूर्ण बात, देवजानी जी, क्या वाकई लॉ एंड ऑर्डर एक एनडीए के लिए कह सकते हैं कि बड़ा मुद्दा और इसी को भुनाया जाएगा, क्योंकि जनता को देखिए सुरक्षा तो चाहिए। यहाँ पर क्या नीतीश कुमार और लालू यादव की जो जोड़ी है, जादुई जोड़ी, क्या वो फेल हो जाएगी इस लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे के सामने? देखिए ऑनेस्टली बताया, मुझे नहीं लगता है कि अभी के युवाओं से कोई मतलब है कि भाई नीतीश और लालू की जोड़ी सलामत रहे कि नहीं रहे, सबको अपनी अपनी पड़ी है। एवरी इंडिविजुअल घर पे आप जाइए, एक ही समस्या है, रोजगार। भाई रोजगार कैसे आएगा? लालू नीतीश जी के क्या कहते हैं, जोड़ी अगर कुछ कर सकती थी तो अभी तक कर चुकी होती। अभी क्या कहते हैं, जैसे आपके रामपुकार जी ने कहा कि रोज आप हर एक जिला में कुछ ना कुछ आप घटनाएं सुन रहे होंगे, चाहे वो पत्रकार की हत्याएं हो, दरोगा की हत्याएं हो, तो एक आम बात हो गई है। तो लोग एकदम इरिटेट हो गए, ऊब गए। और मेरे जानने वाले ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे बिहार में, वो डर के मारे उठ के बाहर चले गए। तो पीपल आर वेटिंग कि भाई ये राज खत्म हो, और कितना भी महागठबंधन की सरकार बोल दे कि इंडी अलायंस जो है वो बहुत अच्छा काम करने वाले, भाई अभी भी वही है, मोदी वर्सेस ऑल, 38 दल वर्सेस 24 दल, और उन 24 दलों के अगर आप पोथी पत्र अगर आप निकालेंगे, वी ऑल नो कि भाई वो क्या है। मोदी जी ने अपने भाषण में बहुत अरुण कुमार जी, देखिए अरुण कुमार जी, जी, आप इंडिया गठबंधन तो बनवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों का भरोसा कैसे? कई साथी बोल रहे थे, रामपुकार जी बोल रहे थे, अखिलेश जी बोल रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल बिहार में कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है। बिहार में कानून
मरीन ड्राइव में कल एक यंग लड़की अपने हाथ में पिस्तौल लेके देवयानी जी बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए देवयानी जी, बोलने दीजिए उनको, रखने दीजिए, अपना पक्ष रखने दीजिए देवयानी जी, अपना पक्ष रखने दीजिए अरुण जी को। ये बिहार में कानून का राज है और रहेगा, लेकिन कुछ पत्रकार लोग और कुछ लोग जो इस तरह का सुपारी एजेंडा चला रहे हैं, बिहार सरकार को बदनाम करने के लिए, बिहार को बदनाम करने के लिए पूरा देश और प्रदेश की जनता समझ रही है। आप लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त की बात कब कर सकते हैं? जब अपराधी अपराध करके फरार हो, अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो। जिस भी क्राइम की बात करिए, हमारे जैसे पत्रकार साथी की बात बार बार आप लोग उठा रहे हैं, अखिलेश जी भी कह रहे थे, रामपुकार जी भी कह रहे थे। आप बताइए, सुबह 5 साढ़े 5 बजे हत्या होती है पत्रकार साथी। निश्चित रूप से हत्या किसी की भी हो वो दुखद है, उनकी हम निंदा करते हैं, लेकिन पर जब उनके परिजन एफआईआर करते हैं 11-12 बजे और 24 घंटे के अंदर पत्रकार साथियों के हत्यारों का गिरफ्तारी होती है, पुलिस प्रशासन उन्हें गिरफ्तार करती है, चाहे जो मामला ले लीजिए, लेकिन आज बिहार में एक पत्रकार की हत्या हुई है, एक एसएसओ की हत्या हुई है, पूरा नेशनल एजेंडा बन गया है पूरे। अरुण जी, लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बात का। लेकिन अरुण जी, वहीं आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में 12 से 15 पत्रकारों की हत्याएं हो गई सरकार से। अरुण जी, इतनी देर आपको हम लोग सुन रहे थे, लेकिन एक बार भी मुझे ये नहीं दिखा आप अपना जो कहते ना जिम्मेदारी पत्रकारों पे मत देना, ये कहीं से जायज नहीं है सर। सौरभ जरा ये बताइए, क्या पत्रकारों का एजेंडा चल रहा है? वाकई वहाँ लॉ एंड ऑर्डर, आप जो ये बात करें गिरफ्तारी की सौरभ, वो तो पहले ही शिकायत की गई थी कि खतरा है। नहीं अंजलि जी, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, मैं आपको अंजलि जी बताएं जरा। जी अंजलि, मैं आपको बताना चाहूंगा, अरुण कुमार अभी कैमरे के सामने कुछ भी बोल ले। अरुण जी शांत हो जाइए। अरुण जी सौरभ को सुना जाए। अरुण जी अभी थोड़ा सा, अरुण जी आपकी बात सुन लिया। सौरभ जी मजबूरन, अरुण जी फिर मजबूरन देखिए आपकी आवाज को, देखिए आप बस हमारी भी सुने, हमारी सरकार सुनने कोई तैयार नहीं होते। अंजलि जी बोलने दीजिए। बिहार में 1 साल के लमसम नई सरकार को हुआ है, महागठबंधन की नई सरकार बने हुए। आप आंकड़ा दिखाइए, बताइए जब बिहार में, अरे कितना आंकड़ा चाहिए अरुण जी, कितना आंकड़ा चाहिए? केवल बेगूसराय में पिछले 3 दिनों में आंकड़ा क्या था अरुण जी? पिछले 3 दिनों में बेगूसराय में 3 मर्डर हुआ है। पिछले एक महीने में राजधानी पटना में 30 मर्डर हुआ है। कितना आंकड़ा चाहिए आपको? चंपारण में 5 दिन में 5 हत्या हो रही है। सुनने की भी आदत डाली है। तो हमारे साथ रमन कुमार जी भी जुड़ चुके हैं, हमारे। देखिए अरुण जी, हमने सुन लिया। अरुण जी, आपको जब आंकड़े अभी सौरभ बता रहे थे, गिना रहे थे, वो आप मानने को तैयार नहीं। अब रमन जी देखिए, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, और मेरा सवाल ये उठता है कि देखिए आम जनता को सुरक्षा चाहिए होता है, तभी हम बिहार में आगे रहने के लिए भी सोचेंगे। जब लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं रहेगा तो रमन जी कितनी बड़ी समस्या है ये बिहार की जनता के लिए। रमन जी आपका माइक म्यूट है। देखिए, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है, और जिस तरीके से अरुण जी आंकड़ों की बात कर रहे हैं, आंकड़ों की अगर बात करें तो बिहार में इस साल 18 मुखिया और 7 सरपंच की हत्या हो चुकी है, और गंभीर आरोप लगे हैं कई अपराधियों पे, जिनका ये मानना है कि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में कई गंभीर घटनाएं हुई है और पुलिस प्रशासन सिर्फ देखते रह गया, कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। और उसी की वजह से लगातार नीतीश कुमार का वो बयान भी अपने आप में आश्चर्य की बात है कि जिसमें नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार में अपराध कहाँ है, कहाँ दिख रहा है आपको अपराध? बाकी जगहों पे आप देखिए, बाकी राज्यों में आप देखिए तो आपको लगेगा कि उसके मुकाबले बिहार में काफी कम अपराध है।
लगातार ये कहना कि मीडिया बिहार के अपराधों को ज्यादा दिखाता है, बिहार के अपराधों को ज्यादा तरजीह देता है, ये गलत बात होगी, क्योंकि कई बार ऐसी बातें सामने आई है जिसमें हमने देखा है कि आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के बजाय वो मीडिया को दोष देते हैं, और ये अपने आप में काफी गलत बात है। बिल्कुल। मेरा भी यही सवाल था कि अगर मीडिया को दोष देने की बजाय उस पर हम रणनीति बनाए के एजेंडा तैयार करें। सौरभ जिक्र तो कर रहे थे कि 2005 याद होगा जब नीतीश कुमार आए थे तो एक बदलाव बिहार में सुशासन बाबू के नाम से, तब भी मीडिया वही दिखा रही थी। लेकिन आज अपराध का ग्राफ बढ़ा है और डेटा को मानने को अरुण जी आप तैयार नहीं हो रहे। लेकिन देखिए एक बड़ा मुद्दा है, 2024 की बात की जाए, अखिलेश सिंह जी, बीजेपी तो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाएगी, लेकिन क्या है ना कि जनता देखिए ठीक है भूल जाती है, ताजा चीजें याद रखती है, लेकिन जनता को वो सब भी याद रहेगा कि जब बीजेपी भी थी ना तो मुझे कुछ ऐसा, मैंने कोविड का जिक्र किया था, पलायन तब भी मुझे देखने को मिला था, रोजगार तब भी नहीं मिला था। तो क्या है कि बिहार की जनता के लिए बस जो भी सत्ताधारी आते हैं, जो भी राजनीतिक दल आते हैं, बस एक सत्ता भोगने का है कि वाकई बिहार की जनता में बदलाव दिखाई देगा, उनके लिए कुछ सोचा जाएगा। अखिलेश सिंह जी, अरुण जी उसके बाद आपका भी रिएक्शन लेंगे। अखिलेश सिंह जी। जी जी, नहीं बिल्कुल, देखिए बिहार के अंदर बदलाव आएगा। हम नीतीश जी के साथ सरकार बनाए थे 2005 से 2010 के आप शासन को देखिएगा तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि 15 वर्षों के अंदर बिहार के अंदर जो सब कुछ ध्वस्त कर दिया गया था, न कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था, न बिहार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर था, न किसी प्रकार का कोई बात थी। और जब संगठित अपराध बिल्कुल सरकार सत्ता संरक्षित चलाए जा रहे थे, उससे बिहार को निकालने का प्रयास किया गया और हम सब सम्मिलित काम किए, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि 2005 से 10 तक जिस प्रकार से बिहार के अंदर काम हुए उसका परिणाम भी दिखा। लेकिन 2010 के बाद जब देखिए एक बात समझ लीजिए, जब व्यक्ति को अहंकार होता है तो अहंकार का परिणाम बड़ा खराब होता है, और उस व्यक्ति को जब ये समझ में नहीं आता है कि वो क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। 2010 के बाद देखिए जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी अप एंड डाउन, इधर उधर अल्टा पलटी इधर उधर करना शुरू किए, और उसी का परिणाम हुआ कि बिहार फिर से। लेकिन फिर मैं आपको कह रहा हूं, आप लोग भी तो फिर साथ आ जाते हैं ना, आप लोग को भी तो सत्ता में रहने का साथ आ जाते हैं। अखिलेश सिंह जी, बिल्कुल, एक बार किसी को माफ करना चाहिए। हमने एक बार माफ किया, लेकिन बार बार हम नहीं माफ करेंगे। जो बार बार माफ करता है वो हम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो बार बार गलती करता है वो भी हम नहीं है, और इसलिए ये बार बार गलती करने वाले लोग और बार बार माफ करने वाले लोगों को किस श्रेणी में रखा जाता है ये भी आप जानती है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि हमारे साथ थे, बावजूद इसके 2005 से लेकर के अब तक बिहार के अंदर बहुत कुछ बदला। दो चीज नहीं बदला, एक मुख्यमंत्री और एक गृह मंत्री, ये दोनों बराबर एक ही व्यक्ति रहे, और इसलिए अच्छा नहीं तो जब आप लोग भी साथ में थे तो इस मुद्दे को प्राथमिकता रखी जाती। राम पुकार जी, एक तरफ जो ठीक है अखिलेश सिंह जी, जी जी मेरा कहना यह है कि मौका सबको मिला था। राम पुकार जी, क्या है ना कि बिहार की, मुझे याद है विधानसभा चुनाव में 19 लाख 20 लाख बहुत सारे रोजगार के वादे किए गए थे, लेकिन कितना रोजगार मिला वो भी डाटा है मेरे पास। और लॉ एंड ऑर्डर इसलिए महत्वपूर्ण, बार बार कहते हैं ना जब भी बिहार की राज्य की बात होती है ना तो कानून व्यवस्था आ ही जाता है जहन में। लगातार 2 लाइन मुझे अगर अवसर दीजिएगा तो 2 पंक्ति में केवल ये कहना चाहता हूँ कि अंजलि जी इसमें सुधार कर लीजिए कि हमको अवसर नहीं मिला, हम अवसर मांग रहे हैं। हम किसी के साथ सरकार जरूर चलाएं, लेकिन पहली बार भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने नेतृत्व में बिहार के अंदर सरकार बनाने के लिए अवसर मांग रही है बिहार की जनता से, और बिहार की जनता का आशीर्वाद मिलेगा ये भरोसा है। अगर मिला तो निश्चित रूप से आजादी के बाद से पहली बार एक ऐसी सरकार बनेगी जो बिहारियों के लिए होगी, बिहार वासियों के लिए होगी, और बिहार के स्वर्णिम भविष्य के लिए। तो किसके साथ जाएंगे फिर से नीतीश जी को? नहीं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 2025 में सरकार बनेगी। हम अपने सभी सहयोगी दलों के साथ सरकार बनाएंगे, और ऐसी सरकार बनेगी जो बिहारियों की सरकार होगी, बिहार के कल्याण की सरकार होगी, और एक नया उदय बिहार के अंदर। ठीक है, चलिए एक नया उदय बिहार देखते हैं। राम पुकार जी, उसके बाद मैं सौरभ के पास जाना चाहूंगा। राम पुकार जी, देखिए बड़ी बात यह है कि एक तरफ अरुण जी ये कह रहे थे बहुत दावे के साथ, देखिए इंडिया बना है और उसमें बहुत, लेकिन मैं अगर बिहार की, मैं क्योंकि बिहार
की जनता की बात कही जाए ना, मैंने पहले भी जिक्र किया कि बहुत कुछ नहीं मिल पाता है। मैं शिक्षा व्यवस्था की बात कर लूं, मैं स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर लूं, कानून व्यवस्था आप देख ही रहे हैं। तो आखिर बिहार की जनता के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये 2024 इंडिया वर्सेस एनडीए में? देखिए अंजलि जी, बिहार के नौजवानों के मन में जो एक भूचाल चल रहा है, उसमें सबसे पहला भूचाल चल रहा है रोजगार के अवसर का। यही तेजस्वी प्रसाद यादव जी, मैं अरुण जी को कहना चाहता हूं कि आपके उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सत्ता में आने के पहले घोषणा किए थे कि मैं जब सत्ता में आऊंगा तो बिहार के बेरोजगार नौजवानों को मैं 10 लाख की नौकरी दूंगा। दूसरा, उन्होंने घोषणा किया था बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए कि पूर्णतः सरकारी शिक्षा का हम दर्जा दे देंगे। मैं ये बताना चाहता हूं कि बिहार में शिक्षा की क्या व्यवस्था है। आप देख रहे हैं के पाठक और शिक्षा मंत्री के बीच, जो चंद्रशेखर जी हैं, इनके बीच क्या द्वंद्व युद्ध चल रहा है। लग रहा है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था कोई चीज है ही नहीं। और चौथी मैं बात बता देना चाहता हूं कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर, इन तमाम समस्याओं से जूझते हुए आज बिहार के किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान जूझ रहे हैं। खासकर बेरोजगार नौजवान जो रोजगार की तलाश में, ये इनकी सरकार में रोजगार के लिए अगर पटना जाते हैं कुछ मांग करने, तो उन्हें लाठियों से पीटा जाता है। आप देखिए ना, सांख्यिकी मित्र को देखिए, आप देखिए आशा कर्मियों को देखिए, आप देखिए शिक्षक, नियोजित शिक्षक जाते हैं, सबको देखिए। बिहार की जो स्थिति बनी हुई है, वाकई में ये सोचने समझने की बात हो रही है। खासकर यहाँ के बुद्धिजीवी तबका को तो इस पर जरूर सोचना चाहिए कि आखिर ये चाचा भतीजा लोग क्या चाहते हैं। बिहार में क्या यही दो परिवार के बीच में सिमट कर आ जाएगी बिहार की राजनीति? आज 15 वर्ष आखिर बिहार लालू प्रसाद यादव जी हम और राज्य के मुकाबले करें सौरभ, दोनों के परिवार के बीच चाहे हम जो भी, ठीक है राम पुकार जी, बहुत मुद्दे उठाए आपने और वाकई ये जनता के मुद्दे हैं और मुझे लगता है इस पर अगर चुनाव केंद्रित रहे तो जनता का जरूर भला होगा सौरभ। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये उठ जाती है कि हम अगर डेटा देखें और राज्यों के मुकाबले आप कंपेयर भी करें, चाहे हम जो भी सेक्टर की बात कर लें, वाकई बिहार के युवा को वो चीजें नहीं मिल पा रही। क्या वो हकदार नहीं, उन्हें नहीं हक मिलता बिहार की जनता को कि उन्हें भी ये चीज मिले? क्या वाकई, अभी मैं फिर से जिक्र करूंगी तो मुझे लगता है अरुण कुमार जी फिर कहेंगे मीडिया एजेंडा चलाता है। जातीय गणना के लिए पैसे खर्च करने के लिए सरकार के पास बजट है, लेकिन वहां उद्योग की जब हम बात करते हैं, वहां रोजगार की बात करते हैं, वो क्यों नहीं प्राथमिकता रहती? सौरभ जी बिल्कुल अंजलि, सबसे बड़ी बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री या जो भी सरकार सत्ता में रहती है, वो लगातार कहती है कि बिहार एक गरीब राज्य है और बिहार के पास पैसा नहीं है। एक सबसे बड़ा जो इनकम का सोर्स था वो शराब, ठीक है, बिहार में शराबबंदी 2016 से ही शुरू हो गई है, तो वो जो इनकम आना था शराब के माध्यम से, जो भी राज्य सरकार को इनकम आती थी, वो बंद हो गया। करीब 5,000 करोड़ से ज्यादा का जो इनकम आता था वो खत्म हो गया। तो ऐसे में अगर आप अलग अलग चीजों पर अगर 500 करोड़ रुपया से ज्यादा खर्च करते हैं, मैं 3 उदाहरण आपको बताता हूँ। बिहार की राजधानी पटना में एक नया म्यूजियम बनाया गया, उसकी लागत करीब 500 करोड़ से ज्यादा है। अब एक नया सरकार ने ये पास किया है कि बिहार में पहले से जो म्यूजियम था, यानी पुराना म्यूजियम और जो नया बना है, उसके बीच में एक सुरंग बनेगा, उसका जो बजट है वो भी करीब 500 करोड़ से ज्यादा है। जातीय जनगणना हुई, उसमें भी 500 करोड़ रुपए कैबिनेट से पास किया गया, यानी 1500 करोड़ रुपए। ये बिहार की जनता का पैसा है, ये किसी सरकार का पैसा नहीं है, ये बिहार की जनता का पैसा है। और आप इसे इन्वेस्ट कहां कर रहे हैं? उससे फायदा क्या है? बिहार के लोगों को क्या फायदा है? अगर एक और म्यूजियम बन गया, दोनों म्यूजियम के बीच में अगर सुरंग बन जाएगा, इससे बिहार की जनता का क्या भला होगा? जातीय जनगणना हुई, रोजगार चाहिए होगा, बिल्कुल उनको रोजगार चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, उनको शिक्षा चाहिए, उनको स्वास्थ्य चाहिए, उनको लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। आपका ध्यान बिल्कुल इस तरफ नहीं है। शिक्षा व्यवस्था जहां, बिल्कुल सौरभ, ये मुझे लगता है जमीनी सवाल उठाए और ये आम जनता की आवाज है, ये ना किसी का एजेंडा है। रमन कुमार जी से भी रिएक्शन लेंगे। अरुण जी बताइए, अरुण जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अरुण जी, यही सौरभ भाई को सुनते थे, एनडीए की जब सरकार थी तो म्यूजियम के बारे में गुणगान करते थे, लंबी चौड़ी क्या क्या बोला करते थे, सुरंग के बारे में क्या क्या बोला करते थे। यही सौरभ जी आज जब अरुण जी हमने कभी म्यूजियम के बारे में कुछ भी गुणगान नहीं किया है, कभी सुरंग के बारे में कुछ भी नहीं कहा है।
ऑन रिकॉर्ड सारा चीज रहता है। अगर आप 1 मिनट का भी अगर आप वीडियो मुझे दिखा देना, 1 मिनट का मुझे वीडियो दिखा दीजिए। सबसे आसान तरीका होता है मीडिया पर आरोप लगाना। और सौरभ तो जनता के सवाल पूछ रहे हो, सौरभ को ना म्यूजियम में रहना है ना अरुण जी, सबसे आसान होता है मीडिया पर आरोप लगाना। नहीं, आरोप नहीं, सच्चाई सुनते थे हम लोग। भेज देंगे वीडियो आपको। नहीं, आप एकदम भेज दीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा आपके वीडियो का। जी बिल्कुल, आप बताइए उसके ना, बाद हम इस आप पर डिस्कशन भी करेंगे अरुण जी। लेकिन आप ये बताइए ना, जातीय गणना के लिए जल्दबाजी भी थी, मुझे इस बात का बता दीजिए। मीडिया पे तो ठीक है आप सवाल उठा देंगे, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में कितना बदलाव, आप मुझे जरा ये बताइए, रोजगार के लिए क्या एक एजेंडा ही आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, 1 साल का वक्त मिला, क्या रणनीति तैयार किया गया है सरकार की तरफ से? गजब। आप दिल्ली में रहती है ना, गांव कस्बों में शिक्षा पर एकदम आम जन में एकदम अरुण जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। मैं पटना में रहता हूँ, मैं पटना में। अरुण जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए। 2 सुरंग की दूरी जो है वो पटना में 1.25 किलोमीटर की दूरी है। 1.25 किलोमीटर की दूरी का सुरंग बना के आप किसका भला करेंगे? बिहार की जनता का क्या भला होगा? 500 करोड़ रुपया खर्च करके क्या भला होगा, मुझे बता दीजिए। सरकार अपने ब्लैक मनी को करेंगे पास। आई डोंट अंडरस्टैंड, आप लोग पैसे कहाँ खर्च कर रहे हैं? देवयानी जी शांत हो जाए। अरुण जी बता दीजिए, 1 किलोमीटर का सुरंग बनाकर 500 रुपए जो खर्च होंगे उसमें किसका भला होगा? क्या चाहते हैं? सुरंग नहीं, क्यों बनाने की जरूरत है? अरुण जी जरूरत बता दीजिए ना, क्यों जरूरत है? ठीक है सौरभ, अरुण जी एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, क्या बिहार में ऑल इज वेल है? सौरभ भी वहां मौजूद है, रमन जी भी मौजूद है क्या? अरुण जी सवाल सुन लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। अभी मैं बिहार की बात कर रही हूँ, बिहार में क्या सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है? लोग अब दिल्ली नहीं आ रहे रोजगार के लिए। आज मैं भी दिल्ली में मौजूद हूँ, क्योंकि बिहार में सुरक्षा नहीं मिल पाता, ये मैं खुले तौर पर कह रही हूँ। 5 रुपया 10 रुपया केजी टमाटर आप खरीदती होंगी, 400 रुपये में रसोई सिलेंडर खरीदती होंगी। ठीक है, तो बिहार में बहुत अच्छा है सब कुछ। रमन जी जरा ये बताइए कि बिहार में क्या वाकई ऑल इज वेल? एकदम वहां की जनता तो रॉक कर रही है, एजुकेशन सेक्टर एक अलग दिशा में जा रहा है। क्या ये मीडिया ही है जो बिहार को अलग तरीके से प्रेजेंट कर रही है? ये देखिए, बिहार की जनता को भी जानना होगा, क्योंकि मैं ये जो मुद्दे उठा रही हूँ वहां की जनता के लिए उठा रही हूँ। न्यूज़ 24 का एक खास तौर पर एजेंडा ही है कि हम निष्पक्ष तरीके से वहां के जनता के लिए बात रखें, और वो हम रखते रहेंगे। रमन कुमार जी, एजेंडा है। अंजलि जी, देखिए, महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से पिछले 8 महीने में आपराधिक वारदातें। ठीक है अरुण जी, आपसे भी रिएक्शन लेंगे। रमन कुमार जी से रिएक्शन लेके आपके पास आते हैं अरुण जी। देखिए, महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से पिछले 8 महीने में आपराधिक वारदातें बढ़ी है। लोगों में जो डर था वो और ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन इस बात को स्वीकार करने के बजाय इस बात को मीडिया पे दोष देना ये कहीं से भी उचित नहीं है। इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय है और नीतीश कुमार इसके लिए जिम्मेदार हैं। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम है, तेजस्वी यादव बड़े नेता है। तेजस्वी यादव की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर बिहार में कानून व्यवस्था की हालत लचर है, कानून व्यवस्था की हालत खराब है, तो वो समय समय पर इस बारे में बयान देकर मुख्यमंत्री को सतर्क करें, मुख्यमंत्री को उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाएं, ना कि इस बात को, हर एक बात को मीडिया पे थोप देना कि पहले एनडीए की सरकार जब थी या बीजेपी की जब सरकार थी, बीजेपी जब गठबंधन में था, उस वक्त इन मुद्दों को तरजीह नहीं दी जाती थी, उन मुद्दों को बहुत ज्यादा तूल नहीं दिया जाता था। लेकिन अब अचानक से तूल दिया जाने लगा है, क्योंकि आरजेडी और जेडीयू की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि बिहार के लोग अभी तक वो दंश झेल रहे हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था की खराब हालत के चलते वो सही तरीके से निकल नहीं पा रहे हैं, अपना काम तक नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था की हालत जिस तरीके से अभी मुद्दा उठाया कि शिक्षा मंत्री और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बीच में जो विवाद है, गवर्नर के बीच में जो विवाद है, उस विवाद को सुलझाने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होनी चाहिए, ना कि अगर ये विवाद लगातार बढ़ता जाएगा तो शिक्षा व्यवस्था की हालत और खराब होगी, जो कि बिहार में लगातार खराब है।
इन तमाम मुद्दों पर गौर किया जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अरुण जी, क्या नहीं लगता आपको इन मुद्दों पर गौर करना चाहिए? सिंपल, आप ये बताइए। आप जनता तो उम्मीद करती है ना अरुण जी? लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार गंभीर है। रमन साहब को पता होगा कि जितने अपराध होते हैं अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं क्या? जी बिल्कुल घूम रहे हैं, सरेआम खुलेआम अपराध हो रहे हैं, सरेआम खुलेआम गोलियां मारी जा रही है, शूटर आ रहे हैं, दूसरे राज्यों से शूटर आ रहे हैं, वो गोली मार रहे हैं। में हो रहा है इस तरह की घटना, यूपी में, हरियाणा में। अरे सर बिहार की बात कीजिए ना, हम लोग बिहार में रहते हैं, बिहार की चर्चा हो रही है, बिहार की बात कीजिए। बिहार में तो देख रहे हैं कि अपराधी बच नहीं रहे हैं, पताल से भी अपराधी। अरे सर जिस अपराधी के बारे में आप कह रहे हैं ना, जो पत्रकार की हत्या हुई, जिस अपराधी के बारे में आप कह रहे हैं, उनके परिजन और जो पत्रकार थे ना, उन्होंने 1 महीना पहले वो थाने गए थे, उन्होंने अपने सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन आपकी पुलिस ने सुरक्षा नहीं दी। सुरक्षा की मांग तो अब जाके गिरफ्तारी हुई जब हत्या हो गई। 2019 से कर रहे हैं वो, उस समय एनडीए की सरकार थी। अरे सर आपने भी तो नहीं दिया ना, आपने भी तो नहीं दिया ना, अपनी बात कीजिए आप। 20 में 21 में उस समय। अरे सर आपने दिया, आपने दिया। अगर अगर 21 में इस पर डिबेट चलाते तो निश्चित रूप से पत्रकार की जान नहीं जाती। उस समय तो आप जैसे बुद्धिजीवी अच्छे पत्रकार के। चलिए सही है, एकदम बिल्कुल सही है कि अगर 20 में खबर चलती तो 15 पत्रकारों की हत्याएं हो जाती है भाजपा शासित प्रदेश यूपी में, कहीं कोई चर्चा नहीं, कोई डिबेट नहीं। सिवान के बारे में बताइए, सिवान में भी पत्रकार की हत्या हुई थी, किसने किया था बताइए? नहीं अरुण जी बताइए, पत्रकार की हत्या सिवान में भी हुई थी, किसने किया था? वो आपके नेता नहीं थे। और आदरणीय तेजस्वी यादव जी की नई महागठबंधन की सरकार है, इसीलिए स्वतंत्र रूप से बोल भी लेते हैं। उत्तर प्रदेश में आप नहीं इस तरह से डिबेट चला सकते, मणिपुर में नहीं चला सकते। अगर जो चलाए हैं, जो सरकार के खिलाफ लिखे हैं, वो सीधे ऊपर जाने का काम हुआ। देख लीजिए ना इतिहास, ये भी तो बताइए। चलिए अच्छी बात है कि बिहार में आप लोगों ने पत्रकार को स्वतंत्रता दी है, कुछ भी लिख सकते हैं, ये अच्छी बात है। आप क्या हुआ पत्रकारों के साथ? तो इतना ज्ञान कहाँ से ला रहे हैं आप? आजादी है। देव जानी जी भी कुछ कहना चाह रही है। अरुण कुमार जी समझ गए, बिहार में आपका एक अलग चश्मा है, जो सब कुछ ठीक चल रहा है, बाकी पत्रकार ही सवाल उठा रहे। देव जानी जी ठीक है। अरुण जी बोलने का मौका दे तब बोले। नहीं रोजगार की बात। अरुण जी, देव जानी जी को भी अपनी बात रखने दीजिए। देव जानी जी बोलिए। अरुण जी से मेरी दो सवाल है, अरुण जी से मेरी दो सवाल है। अगर आप मैरिड हैं और अगर आपके बच्चे हैं, आप कितने बार उन सारे क्या कहते म्यूजियम पे अपने बच्चों को लेके गए? दूसरी बात, अगर आपको अपने बच्चे को यहाँ पे हायर एजुकेशन देना होगा, आप दिल पे हाथ रख के बोलिए कि आप यहाँ पे पढ़ाएंगे कि नहीं। 500 करोड़ 600 करोड़ तो ऐसे आप लोग बात करते कि जैसे कुछ है ही नहीं। 500 करोड़ में से 100 करोड़ भी अगर आप लोग एजुकेशन सिस्टम में खर्च करते, भाई यहाँ पे सॉफ्ट स्किल की इंडस्ट्री नहीं है, सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं? आप लोग बात क्या कर रहे हैं? आप लोग को शर्म है? अरुण जी एक एक करके, अरुण जी, देवजानी जी, उसके बाद अरुण जी। भारतीय जनता पार्टी सरकार में थे, क्यों हम लोग थे उस समय? ठीक है देवजानी जी, आप जवाब दे रहे हैं। अरुण जी देवजानी जी से अलग हो जाते भाई, ये मिसयूज हो रहा है जनता के। आप मुझे बोल लंबी चौड़ी बात उस समय तो हम लोग नहीं थे। देवजानी जी आपने सवाल पूछ लिया। अरुण जी देखिए, ऐसे डिस्कशन नहीं होता, ऐसे डिस्कशन नहीं होता। अरे मेरा आपका 2 सवाल है अरुण जी, 2 ही सवाल। ठीक है देवजानी जी, आपके सवाल सुन लिए, आपके सवाल सुन लिए गए। अखिलेश सिंह जी, देवजानी जी सवाल जी। आपको
आपको नहीं लगता हाँ, है ये कि सवाल 500 करोड़ सौरभ ने भी उठाया, सौरभ ने भी ये सवाल उठाया और ये सवाल महत्वपूर्ण है। अखिलेश सिंह जी, आप लोग अगर एजुकेशन बिरजानी जी, आपका सवाल सुन लिया गया है। भला होता। अखिलेश सिंह जी, आपने जी। कहा कि इस बार हमें चांस दीजिए, बिहार की बिल्कुल तस्वीर बदल दी जाएगी। और देखिए, मुझे लगता है ये वादा पहले भी किया गया था। इसके पहले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बहुत सारे वादे किए थे। मुझे वो मैनिफेस्टो अभी भी मेरे सामने रखा हुआ है, लेकिन उनमें से जी, बहुत बिल्कुल। कुछ होता हुआ दिखाई तो नहीं दिया। इस बार ऐसा क्या जादू हो जाएगा? ऐसा क्या नहीं, मिरेकल बिल्कुल कर देंगे? आपका ये आप बिल्कुल इस बात को कह सकती हैं कि जितने वादे हमने किए थे वो पूरे नहीं हुए हों। मैं इस बात को मानता हूँ। इस बात को बिल्कुल ज़िम्मेदारी के साथ स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, मैं ज़रूर कहता हूँ कि इस बार जो वादे करेंगे तो हम सरकार बनाने के लिए करेंगे। और जब सरकार बनाएँगे तो निश्चित रूप से बिहार के एक-एक व्यक्ति के कल्याण के लिए बात करेंगे। और एक बात बीजेपी समझ का लीजिए, मेन एजेंडा क्या होगा? ये क्योंकि मैं इसलिए क्योंकि बिहार में मैं तो जब भी चुनाव देखती हूँ, जाति सर्वोपरि हो जाता है, वहां पे जाति के इर्द-गिर्द चुनाव होते हैं। और नहीं देखिए, इसमें ये सुनिए, नहीं, और बीजेपी भी देखिए दूध की धुली हुई, मैं कह सकती हूँ कोई भी राजनीतिक दल है नहीं। लेकिन क्या वाकई जनता के लिए कुछ सोचा जाएगा? अखिलेश सिंह जी, अरुण जी, जी, आपसे भी और हम एजेंडा लोग को चुप पूछूंगी मैं। कराइए भाई। नहीं, इन दोनों को अखिलेश चुप सिंह जी कराइए। को बोलने दीजिए पहले। अरुण जी, अरुण जी अभी रुक जाइए, आपसे हाँ, भी एजेंडा आप अपनी पार्टी का एजेंडा बता जी, जी। दीजिएगा। अखिलेश सिंह जी। जी, हाँ। जी, जी। जी, हमारा एकमात्र काम होगा गरीब का विकास, गरीब का कल्याण। क्योंकि मैं क्यों होगा मैं बताना चाहता हूँ। हम्म, इसी देश के अंदर हम्म। लाल किले के प्राचीर से कभी भारत के प्रधानमंत्री ये कहा करते थे, इस देश के संसाधन पर पहला अधिकार इस देश के मुसलमानों का है। बात बदली, प्रधानमंत्री बदले और उन्होंने लाल किले के प्राचीर से कहा, इस देश के संसाधन पर पहला अधिकार इस देश के गरीबों का है। मतलब वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय को मानता है, लेकिन अगर गरीब है तो इस देश के संसाधन पर वो पहला अधिकार। और इसलिए बिहार में भी इस एजेंडे को लागू करते हुए गरीब के कल्याण का काम हम करेंगे। दूसरा, इस बिहार से में पलायन न हो इसका प्रयास करेंगे, रोजगार सृजन करेंगे। और ये हमने बताया है, सैयद शाहनवाज हुसैन जब इस बिहार के उद्योग मंत्री थे, तो जितने इन्वेस्टर्स उन्होंने आकर्षित किया था और जो निवेश करने के प्रस्ताव थे, जो सब लोग आरजेडी के और तेजस्वी यादव, लालू यादव के साथ जाने के कारण अब वो यहाँ से चले गए, या फिर उन्होंने जो इन्वेस्ट किया था उसको भी यूं ही छोड़ दिया है, उसको हम पूरा करेंगे और भारी मात्रा में बिहार के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। और मैं फिर कहना चाह रहा हूं, मेरे मित्र बोल रहे थे, बिहार में भी योगी मॉडल लागू होगा। और योगी मॉडल सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के लिए नहीं, जिस प्रकार से तो बिहार में भी योगी मॉडल लागू होगा, ये बिहार की सुन जनता के लिए आगे सुन बीजेपी के लीजिए, अरुण कुमार जी, सुन लीजिए, अखिलेश सिंह जी, अरुण कुमार, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। 30 लाख करोड़ रुपया योगी जी ने इन्वेस्ट कराया है। 30 लाख जी जी करोड़ जी, रुपया उसी तरह से योगी बिहार में मॉडल भी लागू, इन्वेस्टमेंट होगा और बिहार का विकास होगा। बिहार का विकास होगा। आने वाले वक्त के लिए। अरुण जी, सवाल तो सुन लीजिए। अरुण जी, मैं यहाँ पे जनता के आयुष्मान भारत संदर्भ के में, बारे में नहीं जानते हैं? अखिलेश सिंह जी, आयुष्मान भारत में अखिलेश सिंह जी, 5 आपकी लाख बात तो रुपया सुनिए। का कवरेज है और पूरे देश में आपके पड़ोस में भी कोई होगा मैं जिसको चाहूंगी कि कनेक्शन अरुण होगा, कुमार जी का नहीं ऑडियो दिखता है तो ये अखिलेश सिंह आपका जी, दुर्भाग्य है। घर घर में बिजली गई है, यहाँ घर घर में यूपी गैस और गया है, घर कंपैरिजन घर मत में कीजिए। शौचालय गया है, यहाँ पे लोगों का बिहार के जन जन संदर्भ के में बात खाता कीजिए खुला है, मुझसे। हर आदमी को मुफ्त में वैक्सीन। अखिलेश सिंह जी, यहाँ मैं यूपी का गुणगान करने के लिए यहाँ पे नहीं बैठी हूँ। अरुण जी, ये बताइए, आने वाले वक्त के लिए आप लोग, क्योंकि अरुण जी, जितना मैं अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन किया, आप बार बार कभी सौरभ को दिखा रहे हैं कि ठीक है, उन्होंने पहले तो ये जस्टिफिकेशन किया था, ठीक है, सौरभ जनता की आवाज उठा रहे हैं क्योंकि हमारी एक जिम्मेदारी है। अरुण जी, समझिए, हमारे लिए एक सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, बिहार की जनता साल दर साल उम्मीद करती है जब भी चुनाव आते हैं कि इस बार तो रोजगार मिलेगा। क्या आप लोगों का एजेंडा जातीय गणना महत्वपूर्ण है, या वाकई वहां की जनता को रोजगार मिलेगा, कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी, इसके लिए कोई प्रोपेगेंडा एजेंडा सोचा जा रहा है? देखिए अंजलि जी, आप लगातार जान रही हैं, सौरभ जी भी जानते हैं, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी, हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी का तो एजेंडा ही है जनता का, जन सरोकार का मुद्दा। हम मुद्दों की बात करते हैं, हम तो आधारित बात करते हैं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी रोजगार की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं,
नौजवानों की गालों पर किस तरह मुस्कान आए उसकी बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं। हम लोग तो मुद्दा आधारित ही राजनीति करते हैं। हम लोग थोड़े नफरत फैलाने की बात करते हैं, हम थोड़े महंगाई बढ़ाने की बात करते हैं, हम लोग थोड़े अरे आप अपहरण करवाते हैं, आप अपहरण करवाते हैं, आप जंगल राज लाते हैं, चोरी की गाड़ी सीएम हाउस में मिलती है, चोरी की गाड़ी सीएम हाउस में मिलती है और सीएम हाउस में नंगा करके लौंगा डांस होता है। ये याद करिए। अरुण जी को भी बोलने दीजिए। याद है मेरे पास वक्त की कमी है। आखिरी सवाल रमन कुमार जी, रमन कुमार जी का ऑडियो अप किया जाए। रमन कुमार जी, देखिए क्या है ना कि आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है रमन, लेकिन रमन जी एक बात बिहार की जनता के लिए, ऑडियो मैंने सुन लिया सभी राजनीतिक दल का। मैं रमन कुमार जी से एक रिएक्शन लेना चाहती हूँ। बिहार के नौजवानों को मिल जाएगा। समझ गए बिहार अरुण के कुमार जी। नौजवानों के हाथ में लालटेन थमाना चाह रहे हैं, लाठी थमाना चाह रहे हैं। चाहिए हमें ये अरुण, रमन जी, क्या है ना कि वादे हर बार किए जाते हैं। आपको याद होगा पिछला विधानसभा में मुझे भी ऐसा लगा था, एक उम्मीद थी कि इस बार ना रोजगार बड़ा मुद्दा था, रोजगार के मुद्दे पर चुनाव, और ये तेजस्वी यादव ने सबसे पहले उठाया था और लोगों को वाकई युवाओं को एक उम्मीद थी। लेकिन कानून व्यवस्था के सामने आखिर क्यों बिहार न ये हो जाता है? अपराधियों के सामने सरकार क्यों नहीं मजबूती से सामने आती है? और ये सवाल देखिए नीतीश कुमार से उठेंगे, गृह मंत्रालय उनके पास कई सालों से है। क्यों अपराधी के हौसले बुलंद हो? वही नीतीश कुमार थे जब उनके पास सत्ता आई थी 2005 में, थरथरा गए थे अपराधी। अब ऐसा क्या हो गया रमन कुमार जी? देखिए, बिहार में पिछले दिनों एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं हुई है। खास तौर पर अगर बात करें कि बेगूसराय और मोतिहारी की जो घटनाएं हुई, उस घटनाओं के बाद हमने एक बयान देखा राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यू ललन सिंह का, जब उनसे पूछा गया कि किसी का मर्डर हो जाना लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है। ये ललन सिंह का बयान है और उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक घटना है, किसी का मर्डर हो जाना लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है, ये सिर्फ एक घटना है। और अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं और आप मेरा मर्डर कर दें तो ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है, ये सिर्फ घटना है। तो जिस तरीके से परिभाषित करने की एक प्रवृत्ति भी बदल गई है जो सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं, तो उन्हें सोचना पड़ेगा, इस बात को लेकर सीरियस होना पड़ेगा कि आखिरकार जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है उसके मूल में क्या वजह है, उसका मूल कारण क्या है, किस वजह से लॉ एंड ऑर्डर की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि अपराधियों में डर का भाव अगर खत्म हो जाएगा, डर का भाव खत्म हो रहा है और उसकी वजह से लगातार कानून व्यवस्था की हालत खराब होती जा रही है, लोग आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त होते जा रहे हैं और उसकी वजह हो सकता है बेरोजगारी की बढ़ती बेरोजगारी बड़ा सवाल, बड़ी वजह है जिसके चलते लोग अपराधों में लिप्त होते जा रहे हैं और इस बात को सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल, यही तो मुद्दे होते हैं, क्योंकि देखिए एक बेरोजगारी बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है जब लोग अपराध की दुनिया में जाते हैं, और इस पर मुझे लगता है एक थीन लाइन है और इस पर सोचने की, मंथन करने की जरूरत है, ना कि आप उसको एक्सप्लेन और जस्टिफिकेशन कीजिए। ये जो आपने बताया रमन कुमार जी, वाकई ये एक निंदनीय है कि आप हत्या को कहते हैं कि ठीक है इसमें कानून, अपराधियों को तभी डर होगा जब कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सौरभ जी आपका भी शुक्रिया, देवजानी जी शुक्रिया, अखिलेश सिंह जी, अरुण कुमार जी, राम पुकार जी भी थे, आप सभी का शुक्रिया, विनय कुमार जी शुक्रिया। और कहते हैं ना कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर गली गली में राजनीतिक चर्चाएं होती है, गली गली में लोग राजनीति के भाव को समझते हैं। वहां पर जेपी आंदोलन भी हुआ था, तो आज इंडिया का जो गठबंधन हुआ है वहीं से एक पुकार। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बिहार की जनता का आखिर कब एक विकास होगा और विकास की राह पर एक नई ऊंचाइयां छुएंगे? क्या इस बार 2024 का जो चुनाव है किन मुद्दों पर केंद्रित होगा? आप क्या सोचते हैं? जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया।